नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग उसी को देख रहे हैं, स्रोत देख रहे हैं। स्रोत में मैंने डिस्कशन किया था कि पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा जो है हमारा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो ये पहले टॉपिक में स्रोत के रूप में इन्हीं तीन को हम लोग पढ़ते हैं। तो जिसमें हम लोग लोग जो है पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अभिलेख देख लिया था, स्मारक और भवन देख लिया था। तीसरा जो है हम लोग सिक्के देख लिए थे। और उसके आगे आज हम लोग शुरू करेंगे मूर्ति, मूर्तियाँ, चित्रकला, चित्रकला और मुहरें। तो ये अगर हम लोग कर लेते हैं तीन टॉपिक, तो इसके साथ ही हमारा पूरा तात्विक वाला सेक्शन अब पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी आपको अलग से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, ये बिल्कुल एनसीईआरटी को भी साथ में कवर किया जा रहा है, तो आप इससे परेशान बिल्कुल मत होइए कि एनसीईआरटी नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें संपूर्णता के साथ है, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपको एग्ज़ाम के लिए ही हो रहा है ना, यूपीएससी एग्ज़ाम और अदर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। बाकी इस पे कोई रिसर्च का काम नहीं करना, हम लोग को पीएचडी करने का काम नहीं करना है बिल्कुल। इन सारी चीज़ों से बचना है। हम लोग करते क्या है कि हम लोग पीएचडी लगते हैं करने, टॉपिक को खोज खोज के एक क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया तो उसी क्वेश्चन के लिए पूरा जो है अपना शेड्यूल खराब कर लेते हैं पढ़ने के लिए। तो वो काम बिल्कुल नहीं करना है। प्राचीन इतिहास में जितने सारे टॉपिक कवर करा है उतना देख लीजिए, और साथ साथ में एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, तो आपको लगेगा कि कोई चीज़ें छूटी नहीं है। और ठीक है, मान लीजिए अगर एक आध पॉइंट अगर कहीं कुछ छूट जाता है, तो आप एनसीईआरटी को पढ़ने के दौरान आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और छूट गई अगर कोई पॉइंट, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिए। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज कवर करेंगे मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरें। चलिए। देखिए, यहाँ पे मैंने एक चित्र रखा है, इस चित्र के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए मूर्तियाँ हैं। तो मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि जो मूर्ति कला का विकास है ना, इसका जो आरंभ है, शुरुआत है, ये कुषाण काल से हुआ था। ठीक है। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल को दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, एक देशी शासक पढ़ेंगे और दूसरा जो है हम लोग विदेशी शासक पढ़ेंगे। तो इन देशी और विदेशी शासकों की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देशी शासकों में जैसे शुंग वंश है, ठीक है, सातवाहन वंश है, चेदी वंश है। तो ये देशी शासक हैं। विदेशी शासकों में हम लोग इंडो ग्रीक पढ़ते हैं, यमन हिंद शासक पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग शक पढ़ते हैं, पार्थियन पढ़ते हैं, और फिर जो है कुषाण वंश पढ़ते हैं। तो ये मौर्योत्तर काल का जो लास्ट एक तरीके से कह लें टॉपिक जो है कुषाण वंश। तो ये कुषाण काल में ही जो है मूर्ति कला का जो है विकास हुआ था, यानी मूर्तियां बनाने का जो कार्य शुरू किया गया, उसकी जो शुरुआत है वो कुषाण काल से ही मानी जाती है। ठीक है। तो कुषाण काल में ही कई सारे शासक आपको मिलेंगे, और कुषाण काल से एक और फैक्ट आता है कि जो सोने के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं ना, वो किडफिशस के काल में मिले हैं। तो वो अलग टॉपिक जब हम लोग कुषाण काल पढ़ेंगे तो डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो मूर्तियाँ हैं और मूर्तियों के निर्माण की जो कलाएं हैं या शैलियाँ हैं, इनका जो शुरुआत हुई वो हमारा कुषाण काल से हुआ। अब कुषाण काल में ही एक शासक है जिसका नाम है कनिष्क। तो कनिष्क के काल में दो स्वतंत्र शैलियाँ जो हैं विकसित हुई। ठीक है। अब ये दो स्वतंत्र शैलियाँ कौन कौन है? तो एक जैसा कि आप देख रहे हैं गांधार कला शैली है, और दूसरा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है जैसे मथुरा कला शैली। ठीक है, मथुरा कला शैली। तो मथुरा कला शैली ये देखिए, तो इसको भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे मूर्तियों में गांधार कला शैली को कवर कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि गांधार कला शैली का जो विकास हुआ कनिष्क के काल में, तो इसकी क्या विशेषताएं थी। हालांकि इस टॉपिक को हम लोग कुषाण काल में अच्छे से और कवर करेंगे, इससे और भी कई सारे फैक्ट हैं। किस तरीके के रंगों का उपयोग किया जाता था, किस तरीके के पत्थरों का उपयोग किया जाता था, लाल बलुआ पत्थर आदि, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्रोत के रूप में पढ़ रहे हैं कि आखिर पुरातात्विक और इतिहासकारों ने किस तरीके से मूर्तियों से क्या-क्या सूचनाएं इकट्ठा की और इतिहास को लिखने में सहयोगी बनाया। तो इसमें गांधार कला शैली में हम लोग देखेंगे कि इसके तहत जो मूर्तियां बनाई गईं, ठीक है, तो मूर्तियों की जो शरीर की आकृति थी ना, मूर्तियों के शरीर की जो आकृति थी,
बिल्कुल ठीक-ठाक एकदम वैसे ही यानी यथार्थ दिखाने का प्रयास किया गया है। यथार्थ का मतलब होता है कि ठीक वैसे जैसा कि होना चाहिए ना, जिस तरीके की चीज़ें हैं वो ठीक उसी तरीके से उसमें कोई भी संशोधन, कोई परिवर्तन नहीं। जो चीज़ें दिख रही हैं सेम सेम उसका फ़ोटोकॉपी एक तरीके से समझ लीजिए। उस तरीके की चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया गांधार कला शैली में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसमें किन विषयों को आधार बनाया गया मूर्तियों के निर्माण में, तो हम देखेंगे कि जो विषय वस्तु ली गई थी ना, वो बौद्ध परंपरा से ली गई थी। तो बौद्ध परंपरा से ली गई थी इसकी विषय वस्तु को। लेकिन आप देखेंगे कि इसकी जो विषय वस्तु है वो बौद्ध परंपरा से ली गई है, लेकिन इसका निर्माण का जो ढंग है ना वो यूनानी है। हम लोग देखेंगे कि भारत में 2 आक्रमण हुए हैं विदेशी, जिसमें एक ईरानी आक्रमण हुआ है और दूसरा जो है यूनानी आक्रमण हुआ है, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस यूनानी का भी प्रभाव यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, तो वो यूनानी एक देवता है जिसका नाम है अपोलो। तो अपोलो के समान ही बिल्कुल बनाई गई है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनानी का जो है प्रभाव इन गांधार कला शैली में हमको देखने के लिए मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो कला शैली है, गांधार कला शैली है, एक विदेशी कला शैली है, ठीक है? और उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि कौन-कौन सी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो गांधार कला शैली में बनी हैं, तो जो भगवान बुद्ध हैं, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था सारनाथ में, आपको पता है। तो उनकी जो जिस मुद्रा में थे, उस मुद्रा को जो है इस गांधार कला शैली में बनाया गया है। इसी तरीके से बुद्ध भगवान की अलग-अलग मुद्राएं रही हैं, 5 रही हैं शायद। तो उन पांचों में से अगर आप देखेंगे तो कुछ मुद्रा, जैसे ध्यान मुद्रा हो गया, अभय मुद्रा हो गया, ठीक है, वरद मुद्रा हो गया, इन मुद्राओं के रूप में जो है कहीं न कहीं मूर्तियों का निर्माण किया गया है। सेम यानी जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें जिस आकार में, जिस आकृति में वो बैठे होंगे, उसी तरीके से जो है उसी मुद्रा में जो है इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, मूर्तियों में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। जैसे गांधार कला के संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया कि जो है ये बिल्कुल ठीक वैसा ही मूर्तियां बनाने का कार्य किया गया है जैसा होता है, जैसा दिखता है। इसमें कोई भी संशोधन का कार्य नहीं किया गया है। विषय वस्तु के तौर पे जो है बौद्ध परंपरा को ली गई है, लेकिन निर्माण का जो ढंग है वो यूनानी है, ठीक है। बुद्ध की मूर्तियां जो है यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई हैं। देखिए ये जो मूर्तियां बनी है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मूर्ति जो है ना गांधार कला शैली का है, गांधार कला शैली का है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि ये एक विदेशी कला शैली है और इसके तहत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का जो है निर्माण किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे मथुरा कला शैली। तो मथुरा कला शैली में क्या हम देखेंगे कि ये जो है, जैसे हम लोगों ने गांधार कला शैली के बारे में कहा कि वो एक तरीके से विदेशी कला शैली थी, ये जो है आपको पूर्णतः स्वदेशी कला शैली मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, तो इसमें बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनकी विलक्षण प्रतिमाओं को, प्रतिमाओं का मतलब मूर्तियां ही है यहाँ पे, मूर्तियों को बनाया गया है। और जैन धर्म की भी एक मूर्ति मिलती है, जैन धर्म से संबंधित एक मूर्ति मिलती है, वो मूर्ति जो है महावीर जी की है, ठीक है। तो महावीर की भी जो है एक मूर्ति बनाई गई है इससे। इसके तहत जिन मूर्तियों का निर्माण किया गया है उसमें धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है, अभय मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, भू स्पर्श मुद्रा है। इस तरीके की मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला शैली के अंतर्गत किया गया है। अब हम लोग थोड़ा-सा जो मूर्तियाँ हैं उसके निर्माण में 1-2 पॉइंट और देख लेंगे। देखिए कुषाण कालीन यानी कुषाण काल में जितनी भी मूर्तियाँ बनी हैं उसमें हम कह सकते हैं कि विदेशी प्रभाव देखने के लिए मिलता है कुषाण कालीन मूर्तियों पे। लेकिन मथुरा कला शैली जो है ये पूर्णतः विकसित है, ये हम लोग देख चुके हैं। भरहुत का स्तूप देखेंगे, बोध गया में है, ठीक है। सांची स्तूप देखेंगे, अमरावती की मूर्तियाँ देखेंगे। तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उससे कहीं न कहीं जनसाधारण के जीवन की हमें झलक मिलती है, जो ये बताती है कि कहीं न कहीं जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो सामाजिक जीवन को भी जो है प्रदर्शित करती हैं। तो हम लोगों ने 2 चीज़ देख लिया मथुरा कला में, आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे चित्रकला। तो चित्रकला, आखिर चित्रकला का मतलब क्या होता है? तो पहले चित्रकला का मतलब हम लोग थोड़ा-सा समझ लें। चित्रकला, यहाँ पे चित्रकला का मतलब ये है कि जब हम अपने किसी मनोभाव को, अपने अंदर जो फीलिंग्स होती है
या किसी ऐसी चीज को जब हम उकेर देते हैं ना पेज पे, कहीं पे उकेर देते हैं, कहीं बना देते हैं, और वो सारी भाव भंगिमाएं दिखती हैं कि जैसे अगर कोई चित्र बनाया गया है तो वो दिख रहा है कि ये दुखी है, कोई ऐसा चित्र बनाया गया कि जो दिख रहा है कि जो है हंस रहा है, या कोई रोते हुए चित्र बनाया गया, तो ये रोना, हंसना या दुखी वाला चित्र ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारे जो मनोभाव हैं, यानी हमारे अंदर मन की भावनाओं में जो चीजें चल रही हैं, उन चीजों को जब हम किसी पेज पे, पृष्ठ पे, दीवार पे जब हम कहीं उकेर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं चित्रकला। ठीक है। तो चित्रकला के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो चित्रकला का हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। एक तो मरणासन राजकुमारी का, और दूसरा जो है बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र। ठीक है। तो अजंता के जो चित्र है ना, अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के आसपास में पड़ता है। तो आप देखेंगे कि अजंता के चित्र में कहीं ना कहीं जो मनोभाव की सुंदर झलक देखने के लिए मिलती है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चित्रों का निर्माण किया गया है। ठीक है। चित्रकला में क्या क्या मिला है, तो माता और शिशु की चित्रकला मिला है, और मर्दासा राजकुमारी का चित्र मिला है। ये दोनों चित्रकलाएं गुप्त काल से संबंधित है, और ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि गुप्त काल जो है, जिसे हम लोग स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। तो स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, उसमें ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस काल में, गुप्त काल में, चित्रकला के निर्माण में अच्छे स्तर पे काम किया गया था। तो उसमें जैसे माता और शिशु का चित्र हो गया, मरणासन राजकुमारी। अब ये मरणासन राजकुमारी के चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा चित्र बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इनके चित्र को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आप पाएंगे कि इनके चित्रों में इनकी जो दशाएं दिखाई गई हैं, कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से उदास हैं, वियोग में हैं। तो इनके वियोग की दशा को दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए, वियोग में है और इनके आसपास में दो महिलाएं हैं, और आसपास में महिलाएं हैं जो इन्हें समझाने का, बहलाने का काम कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी भाव भंगिमाओं को ही बता रहा है कि ये दुखी अवस्था में है। तो गुप्त काल में जो चित्र बनाई गई हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि चित्रकला में हम किन भावों को, किन भावनाओं को जो है व्यक्त करते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। इसी तरीके से बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस चित्र में बहुत सारे इस दीवारों पे चित्र उकेरे गए हैं। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो इसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। देखिए ध्यान से, ये बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। ठीक है। ये मैं कुछ शेप आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये चित्र है, ये ये अजंता की गुफा में ये आपको मिलेगा। ठीक है। ये सारे चित्र बनाए गए हैं। ठीक है। देखिए ये हाथी है, इसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें कहीं कहीं ना कहीं हमें ये बताती हैं कि गुप्त काल में चित्रकला का विकास जो है देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। गुप्त काल के चित्रों के अवशेषों को हम लोग बाघ, अजंता और बादामी की गुफाओं में देख सकते हैं। ठीक है। अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं। उन गुफाओं में अगर हम देखेंगे तो गुफा संख्या 16 और 17 और 19 का जो संबंध है वो गुप्त काल से ही है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। मुहरे देख लेंगे कि मुहरे क्या हैं। तो मुहरे से हमें कहीं ना कहीं इतिहासकारों को बड़े स्तर पे जानकारियां मिली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कि किस तरीके का उनका आर्थिक जीवन था। तो उसमें व्यापारिक हो गया, धार्मिक हो गया, आर्थिक, इन जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी हमें मुहरों से मिलती है। देखिए ये मुहर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर कई सारे चिन्ह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और बसाड़ से कई सारी जो है मिट्टी की मुहरें मिली हैं। ठीक है। मिट्टी की मुहरें मिली हैं, और ये जो मिट्टी की मुहरें बनी हैं, ये धार्मिक प्रतीकों को जो है बताती हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं उनके धार्मिक अवस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारा मुहरे हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया, हम लोगों ने देख लिया, मूर्तियां देख लिया, चित्रकला देख लिया और मुहरे देख लिया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है ना, वो हमारा है साहित्यिक स्रोत। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखेंगे, ये हमारा क्लास अगला होगा। ये छोटा सा ही एक टॉपिक था, तो हम सोचें इसको कंप्लीट कर लें। फिर हम लोग अगला जो टॉपिक लेकर आने वाले हैं उसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत कवर करेंगे, और फिर उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण। और इसी के साथ हमारा क्लास खत्म होता है। तो दोस्तों, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करने के दौरान एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि जो बेल आइकन है उसको दबा दिया जाता है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।